अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 का सेकंड लेक्चर है फंडामेंटल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन की। साथ हमने वाइटल फोर्स थ्योरी, रिजेक्शन ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारी डेली लाइफ में इम्पॉर्टेंस, इसको एक्सप्लेन किया और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो इम्पॉर्टेंट थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से, उन्हें डिस्कस किया। आज का हमारा लेक्चर है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा प्रीवियस रिकॉल करें तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की फर्स्ट डेफिनेशन पे आते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं जिन्हें हम लिविंग सोर्सेज से ऑब्टेन करते हैं। सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किससे ऑब्टेन होते हैं? लिविंग सोर्सेज से। अच्छा, अब लिविंग सोर्सेज से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन हुए और दूसरा इनका सोर्स बना वंस अलाइव। वंस अलाइव को हम फोसल फ्यूल का नाम देते हैं जब डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज इनसाइड द अर्थ कन्वर्ट हो जाती हैं अपने डिकम्पोज्ड मटेरियल में, ये फोसल फ्यूल्स बनते हैं। वाइटल फोर्स की रिजेक्शन के बाद सिंथेटिक भी सोर्स आ गया हमारे पास। हमने लेबॉर्ट्री में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। तो हमारे पास मेन ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज कौन कौन से आएंगे? प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आ गए लिविंग सोर्सेज। फॉसल फ्यूल्स ये आगे वंस अलाइव, इनमें कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड सिंथेटिक सोर्सेज दैट आर बेस्ड ऑन द वुलर्स वर्क। जब हमने देखा कि वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया गया, फिर साइंटिस्ट ने टर्न लिया टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबॉर्ट्री। और आज की हमारी मॉडर्न लाइफ सारी की सारी सिंथेटिक सोर्सेज से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं उन पे बेस्ड है। पहला हमारे पास सोर्स है प्लांट। अगर हम देखें तो हम बहुत सारी प्रोडक्ट प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। जैसे कि अगर हम अपनी फूड पे आएँ, हमारी फूड का सबसे मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, विटामिन्स और न्यूक्लिक एसिड। कार्बोहाइड्रेट्स हमें ऑब्टेन किससे होते हैं? एनिमल और प्लांट सोर्सेज से, जैसे कि वीट है, राइस है। अब ये प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि हमारी फूड का कंपोनेंट है ये, और कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। प्रोटीन्स हम मीट से ऑब्टेन करते हैं, पल्सेस से, बीन्स से, ये भी एनिमल और प्लांट सोर्सेज से अचीव होने वाली चीज़ें हैं। एग से ऑब्टेन करते हैं। लिपिड्स, फैट्स और आयल्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। फैट्स को हम मोस्टली एनिमल एडिपोज से, चर्बी से ऑब्टेन करते हैं। आयल्स को मोस्टली प्लांट्स से, जैसे कॉटन सीड ऑयल है, जैसे ऑलिव ऑयल है, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, जैसे कैनोला ऑयल है। इसके अलावा न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए की फॉर्म में प्रेजेंट है, हर लिविंग बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। विटामिन्स भी हम मोस्टली प्लांट्स और एनिमल सोर्सेज से गेन करते हैं। तो प्लांट के बारे में हम कह सकते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स एक वास्ट सोर्स हैं क्योंकि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है और लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर टू बी द फर्स्ट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज में प्लांट्स हमारे पास यहाँ पे इंक्लूडेड होंगे। अब प्लांट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रोवाइड मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, मैंने इसकी एग्जांपल दी वीट। वेजिटेबल्स, वेजिटेबल से वेजिटेबल ऑयल ऑब्टेन होता है, एसेंशियल ऑयल्स ऑब्टेन होते हैं। डाइज, जो नेचुरल डाइज है वो भी हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं। नेचुरल फाइबर्स जैसे कॉटन प्लांट से ऑब्टेन होती है, सिल्क एनिमल से ऑब्टेन होती है। अब डिकेइंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स से हमारे पास पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस बनता है। दीज आर फोसल फ्यूल्स। तो पहले हम आएंगे कोल पे। कोल के बारे में हम जनरली जानते हैं कि कोल एक ब्लैक कलर का सॉलिड है और ये अमूमन ज़मीन से निकाला जाता है। मीन्स इसे हम सॉलिड मिनरल कहते हैं, ज़मीन से निकलता है इसलिए मिनरल है, बट इसका सोर्स ऑर्गेनिक है। मीन्स जो डेड प्लांट्स थे उनके ऊपर मिट्टी की तहें आ गई एंड आफ्टर अ लॉन्ग ड्यूरेशन दीज गेट कन्वर्टेड इनटू कोल। तो ब्लैक कलर का सॉलिड जो ज़मीन से मिनरल सोर्स के तौर पर ऑब्टेन होता है, ये कोल कहलाता है। अब इसकी थ्योरी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? इट इज़ कंसिडर्ड के 500 मिलियन ईयर्स अगो कुछ प्लांट्स गिर गए। जब गिरे तो उनके ऊपर मिट्टी की तहें आना स्टार्ट हो गई। दीज वेंट इनसाइड द अर्थ, इनके ऊपर अर्थ का मिट्टी का बोझ बढ़ता गया, मीन्स प्रेशर बढ़ता गया। एज दीज मूव डाउनवर्ड तो इंटरनल टेम्परेचर भी इंक्रीज हो जाएगा।
अब एयर की रसाई यहाँ तक ख़त्म हो जाएगी, इन्हें एयर अवेलेबल नहीं हो सकेगी। इन द एब्सेंस ऑफ एयर इन पे बैक्टीरियल एक्शन होगा। सो यहाँ पे मैं 3 कंडीशंस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब 500 मिलियन ईयर्स अगो प्लांट्स ने फॉल किया, इनके ऊपर सॉइल की या मट्टी की लेयर्स आ गई, तो 3 कंडीशंस डेवलप हुई। एक तो बैक्टीरिया जो यहाँ पे ग्रो कर रहे थे उन्हें ऑक्सीजन मिलना बंद हो गई, ये इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन्होंने डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर दी। दूसरा, अंडर द अर्थ की मट्टी की लेयर आने की वजह से प्रेशर इंक्रीज हो गया। तीसरा, जैसे जैसे मट्टी की लेयर्स ऊपर आती गई, दीज बिकम डीपन्ड, ये नीचे से नीचे जाते गए और अर्थ का इनर टेम्परेचर हाई होता है। तो ये जो वुड थी ये बैक्टीरियल एक्शन की वजह से हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की वजह से कोल में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गई। तो कोल की फॉर्मेशन के बारे में क्या थ्योरी है? इट इज बिलीव्ड दैट, ये यहाँ पे इंडिकेटेड है, इट इज बिलीव्ड दैट द कोल वाज फॉर्म्ड बाय द डिके ऑफ रिमेन्स ऑफ ट्रीज, ये ट्रीज की रिमेन्स की डिके से बनता है। 500 मिलियन ईयर्स अगो केमिकल और बैक्टीरियल एक्शन हुआ, तो कोल किस में कन्वर्ट हो गया? लो क्वालिटी कोल में, सॉरी वुड किस में कन्वर्ट हो गई? लो क्वालिटी कोल में। द लो क्वालिटी कोल इज कॉल्ड पीट, इसे हम पीट कहते हैं। अब इसमें किस किस की इन्वॉल्वमेंट थी? हाई प्रेशर की जो मट्टी ऊपर से ऐड कर रही है, हाई टेम्परेचर की जो अर्थ की इनर सरफेस से आ रहा है, और बैक्टीरियल एक्शन। ये लो क्वालिटी कोल फिर आहिस्ता आहिस्ता हाई क्वालिटी कोल में कन्वर्ट हो गया। अब ये हाई क्वालिटी कोल कैसे बनता है इसे हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट। मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, सबसे पहले वुड थी, वुड पे बैक्टीरियल एक्शन हुआ, हाई प्रेशर डेवलप हुआ, टेम्परेचर की भी चेंज आई, ये लो क्वालिटी बेटे कोल में कन्वर्ट हो गया पीट। पीट पे जब बैक्टीरियल एक्शन इंक्रीज होता है तो बैक्टीरियल एक्शन के इंक्रीज के बाद ये इससे हायर क्वालिटी कोल में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज लिग्नाइट। लिग्नाइट पे फर्दर प्रेशर इंक्रीज होगा, ये बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फाइनली हाई क्वालिटी कोल हमारे पास प्रोड्यूस होगा एंथ्रासाइट। अब बेटे अगेन मैं एक बार एक्सप्लेन करने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया कि वुड थी, वुड पे बैक्टीरियल एक्शन हुआ, बैक्टीरियल एक्शन से ये लो क्वालिटी कोल मींस पीट में कन्वर्ट हो गया। पीट लो क्वालिटी कोल इसलिए है क्योंकि इसमें कार्बन की परसेंटेज लेस है। हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर में कार्बन की परसेंटेज इंप्रूव हो गई, ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो गया। फर्दर हाई प्रेशर की वजह से कार्बन का कंटेंट और इंक्रीज हो गया, ये बिटुमिनस कोल में कन्वर्ट हो गया, और सबसे हाई क्वालिटी कोल आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हमारे पास थी कोल की प्रोडक्शन कि किस तरह वुड कोल में कन्वर्ट होता है। उसके बाद इसके यूजेस, ये गुड सोर्स ऑफ फ्यूल है। आप देखें जो पुराने इंजन्स थे, ट्रेन इंजन्स, उन सब में कोल एज अ फ्यूल यूज़ होता था। अभी तक घरों में हम सर्दियों में अक्सर हीटिंग पर्पसेस के लिए कोल यूज़ करते हैं। इसी तरह बारबेक्यूज़ के लिए कोल को यूज़ किया जाता है। ये तो इसके डोमेस्टिक यूजेस है, बट ये सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। हमारा मेन टॉपिक है कि कोल सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। एक प्रोसेस होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, एक प्रोसेस होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में क्या होता है, हम किसी भी कंपाउंड को हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। व्हेन अ कंपाउंड इज हीटेड एट हाई टेम्परेचर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाता है, ये कहलाती है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, जब किसी कंपाउंड को हीट करें इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो इस मिक्सचर के अंदर जिस जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वो अवेपोरेट हो जाएगी, वो सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट करेंगे तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है। और अगर हमने कंपोनेंट्स को सेपरेट किया है इन बाय हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाती है। सो वी कैन से दैट हमारे पास डिस्टिलेशन की 2 टाइप्स बनी। डिस्टिलेशन की कितनी टाइप्स बनी? 2 टाइप्स। एक टाइप को हमने क्या नेम दिया? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन का। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या है, किसी भी सब्सटेंस को हमने हीट करना है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एट हायर टेम्परेचर, तो ये अपने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाएगी। दूसरी कहलाती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, इसमें हम मिक्सचर को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है वो अवेपोरेट हो जाती है। इसी तरह अगर हम कोल को लें बेटे और कोल को हम हीट करें इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमने लिया कोल और कोल को हीट किया इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मींस इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की। इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से हमारे पास मेन जो फ्रैक्शंस ऑब्टेन होती हैं वो मैं यहां पे एक्सप्लेन करने लगा हूं। एक इससे ऑब्टेन होती है कोल तार। कोल तार
दैट इज सोर्स ऑफ अ लॉट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इससे 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अचीव हो जाते हैं कोल तार से। सेकेंड कंपोनेंट हमारे पास प्रोड्यूस होता है कोल गैस, जिसे हम कार्बन गैस या मीथेन गैस भी कहते हैं। थर्ड हमारे पास कंपोनेंट प्रोड्यूस होता है कोक, जो कि रोड मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। ये से थ्री मेन कंपोनेंट्स यूज होते हैं कोक। सो कोल की हमने डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की, इसे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन 500 to 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट किया। ये अपनी फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो गया कोल तार, कोल गैस और कोक में। ये डिस्टिलेशन क्योंकि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुई है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, और इसी प्रोसेस को कार्बोनाइजेशन भी कहा जाता है। अब कोल तार को अगर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से पास करें, जो इसकी एक फ्रैक्शन है जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से प्रोड्यूस हुई है, इट इज द सोर्स ऑफ 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इससे मजीद 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। कोल को हम कोल पावर स्टेशंस में यूज करके इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटे यूजेस में आ जाएं। यूजेस में इट इज गुड सोर्स ऑफ फ्यूल। अगर हम इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें, जिसे हम कार्बोनाइजेशन भी कहते हैं, इससे बहुत सारे अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑब्टेन होते हैं, जैसे कि कोल गैस, कोल तार और कोक। ये कब होता है? जब हम कोल को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं हायर टेम्परेचर पे। ये प्रोसेस डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कहलाता है। कोल तार बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। अप्रॉक्सीमेटली 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होते हैं। कोल को हम यूज कर सकते हैं पावर जनरेशन में। अब अगर हम एस्टिमेशन लगाएं पाकिस्तान में कोल के रिजर्वायर्स का, तो अप्रॉक्सीमेटली 184 बिलियन टन्स ऑफ कोल्स आर प्रेजेंट इन पाकिस्तान एज मिनरल सोर्स। मींस अर्थ में बलूचिस्तान वाले एरिया में कोल के रिसोर्सेज का अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 184 बिलियन टन्स हैं। बट हमारे मुल्क में क्योंकि पावर जनरेशन पे ज़्यादातर फोकस पेट्रोलियम गैस पे किया जाता है और पेट्रोल पे किया जाता है, सो कोल को पावर जनरेशन में बहुत कम यूटिलाइज किया जाता है। 80% कोल को तो हम बेकिंग ब्रिक्स इन किलन, भट्ठों में ईंटें पकाने के लिए यूटिलाइज करते हैं, डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं, घरों में चूल्हा वगैरह जलाने के लिए यूटिलाइज करते हैं। बट नाउअडेज क्योंकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन पे बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, देन वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पावर जनरेशन बाय यूजिंग कोल। तो पंजाब की जो मिनरल डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी कोशिश कर रही है, बलूचिस्तान, NWFP, दे आर आल्सो ट्राइंग टू यूज कोल इन पावर जनरेशन। तो पाकिस्तान में कोल के कितने रिजर्वायर्स हैं? 184 बिलियन टन्स। इसका 80% हम किस में यूज करते हैं? बेकिंग ब्रिक्स इन किलन, एंड सम आर यूटिलाइज्ड इन डोमेस्टिक पर्पसेस। बट अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सीरियस एफर्ट कर रही है कि कोल को पावर प्लांट्स में, पावर जनरेशन में यूज किया जाए। इसके लिए सिंध कोल अथॉरिटी, डायरेक्टरेट्स ऑफ मिनरल डेवलपमेंट पंजाब, बलूचिस्तान एंड NWFP ऑल आर ट्राइंग फॉर दैट। इसके बाद बेटे नेचुरल गैस। नेचुरल गैस लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स है। इसमें ऐसे हाइड्रोकार्बन शामिल हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, मींस ये गैशियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मोस्ट पोर्शन 85% मीथेन गैस पे कंसिस्ट करता है। सो इट इज़ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स, और इसका मोस्ट पोर्शन किस पे कंसिस्ट करता है? मीथेन गैस पे। हियर इट इज़ इंडिकेटेड। इसे हम प्रोड्यूस कैसे होती है? ये भी ऑर्गेनिज्म की डिकम्पोजिशन से। ऑर्गेनिज्म डेड हो जाते हैं, उनकी बॉडीज बरीड अंडर द अर्थ, उस पर बैक्टीरियल एक्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वो गैस में और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती हैं। पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे नेचुरल गैस के वाफ़े ज़खायर है, हम इसे यूटिलाइज़ करें डोमेस्टिक पर्पसेस में, घरों में चूल्हा जलाने के लिए, और पावर जनरेशन में। मींस हमारे मुल्क में CNG को एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स यूज़ किया जाता है, LPG के तौर पे हाउस होल्ड यूजेस में लाया गया है, और पावर जनरेशन मींस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में इंडस्ट्रीज़ में इसे यूटिलाइज़ किया जाता है। तो नेचुरल गैस इज द मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? मीथेन, इथेन, इथीन, प्रोपेन, प्रोपीन, मतलब 3 कार्बन्स तक अप्रॉक्सीमेटली। मेजर पोर्शन इसका मीथेन है, 85% डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से ऑब्टेन होता है। पावर जनरेशन में यूटिलाइज होता है, सीमेंट इंडस्ट्री में, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में, फ्यूल के तौर पर यूटिलाइज किया जाता है, और घरों में डोमेस्टिक यूज में से हम यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट इज पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम रिफाइंड फॉर्म अगर इसकी हो ना मिनरल ऑयल की, तो इसे पेट्रोलियम कहते हैं। अब व्हाट इज मिनरल ऑयल? क्रूड ऑयल जो अर्थ से ऑब्टेन होता है, ब्लैक कलर का होता है और इसमें बहुत सारी फ्रैक्शंस इंक्लूडेड होती हैं। ये भी कैसे प्रोड्यूस होता है? जैसे मैंने पहले बताया, ऑर्गेनिज्म की बॉडीज डेड हो जाती हैं, बरीड अंडर द अर्थ, उन पे बैक्टीरियल एक्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो कन्वर्ट हो जाती हैं नेचुरल गैस और पेट्रोलियम में। इसी तरह जो एक्वेटिक लाइफ है, जो लार्ज एक्वेटिक लाइफ है, उनके मरने के बाद उनकी डेड बॉडीज एट द बॉटम ऑफ सी चली जाती हैं, उनके ऊपर भी मड की लेयर्स इकट्ठी हो जाती हैं, बैक्टीरियल एक्शन होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो जब ये ऑब्टेन होता है ना अर्थ से या सी बेड से, ये ब्लैक कलर का लिक्विड है, इसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। अब रॉक से अगर अर्थ से ऑब्टेन हो तो अर्थ की लेयर से नीचे से ऑब्टेन हो रहा है, तो इसका लिटरल मीनिंग बनता है, वर्ड मीनिंग पेट्रोलियम, रॉक ऑयल। और सी बेड से और जब अर्थ से ये ऑब्टेन होता है तो ब्लैक कलर का होता है, इसे क्रूड ऑयल कहते हैं। फिर हम इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, इसे हम लेके जाते हैं ऑयल रिफाइनरी में। अब ऑयल रिफाइनरी क्या करती है? ऑयल रिफाइनरी इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करती है। ऑयल रिफाइनरी में हम पेट्रोलियम को लेके हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम पेट्रोलियम को हीट करते हैं तो जिस जिस सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा वो यहाँ से सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे पेट्रोलियम को हीट किया तो इसकी फ्रैक्शन सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएंगी। इससे नेचुरल गैस सबसे पहले इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ये एवेपोरेट हो जाएगी। ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो ये भी एवेपोरेट होकर सेपरेट हो जाएगी। कैरोसिन ऑयल का बॉइलिंग पॉइंट आएगा तो ये भी एवेपोरेट होकर सेपरेट हो जाएगा। गैसोलीन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ये भी इससे सेपरेट हो जाएगा। डीजल का, जिसे हम डीजल ऑयल भी कहते हैं, इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ये भी सेपरेट हो जाएगा। पेट्रोलियम वैक्स का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, ये भी सेपरेट हो जाएगा। और जो एंड पे हमारे पास डार्क कलर का सॉलिड, सेमी सॉलिड मटेरियल बचेगा, उसे हम सड़कें बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये कोल की जो सेमी सॉलिड फॉर्म होती है। तो इट मीन्स कि पेट्रोलियम बनता कैसे है? डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से। और ऑब्टेन जब होता है तो किस फॉर्म में होता है? क्रूड ऑयल की फॉर्म में, ब्लैक लिक्विड की फॉर्म में। फिर इसे ऑयल रिफाइनरी में ले जाया जाता है और हीट किया जाता है। जैसे ही ऑयल रिफाइनरी में लेके जाते हैं तो इसकी फ्रैक्शन सेपरेट होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पाकिस्तान में 4 मेन ऑयल रिफाइनरीज वर्क कर रही हैं। एक है अटक ऑयल रिफाइनरी, दैट इज वर्किंग इन एट मोरगा नियर रावलपिंडी। रावलपिंडी के करीब मोरगा के मकाम पे एक ऑयल रिफाइनरी है, अटक ऑयल रिफाइनरी। इसकी 1.25 मिलियन टन्स ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है। 2 oil refineries are located in Karachi. इनकी 2.13 million tons of oil refining capacity है। And one is Pak Arab Oil Refinery. Pak Arab Oil Refinery is located at महमूद कोट नियर मुल्तान। तो पाक अरब ऑयल रिफाइनरी महमूद कोट में है जो मुल्तान के करीब है। तो पेट्रोलियम को कैसे डिफाइन किया? ये रिफाइंड फॉर्म है मिनरल ऑयल की। ये स्लो और बायोकेमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर से प्रोड्यूस होता है जो सेडिमेंट्री रॉक्स में है। मींस ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़, जो डेड बॉडीज़ हैं, वो बरीड हो जाती हैं अंडर अर्थ, उन पे बैक्टीरियल एक्शन होता है, डिकम्पोजिशन होती है, वो नेचुरल गैस और पेट्रोलियम बन जाते हैं। जब ये ऑब्टेन होता है तो ब्लैक कलर का लिक्विड है, इसे क्रूड ऑयल कहते हैं। क्रूड ऑयल को ऑयल रिफाइनरी में से पास करते हैं और इसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इसकी फ्रैक्शन सेपरेट होती हैं। बाकी ऑयल रिफाइनरीज की जनरल इंफॉर्मेशन है, ये एक्सप्लेन कर दी है। नेक्स्ट बेटे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है कि हम सेपरेशन करते हैं किसी भी कंपाउंड की, किसी भी लिक्विड मिक्सचर की ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट। मैंने बताया कि पेट्रोलियम ऑब्टेन हुआ है, ये मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। हम इसे एक लार्ज किलन में लेके हीट करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस फ्रैक्शन का बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो एवेपोरेट हो जाएगी। अब जैसे सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट आएगा नेचुरल गैस का, तो नेचुरल गैस एवेपोरेट हो जाएगी, उसे हम सेपरेट कर लेंगे, कंडेंस कर लेंगे। उसके बाद पेट्रोलियम ईथर का बॉइलिंग पॉइंट आएगा, वो भी सेपरेट हो जाएगा, उसे भी सेपरेट करके उसे भी कंडेंस कर लेंगे। अब हमने हीट करते जा रहे हैं, जिस जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो सेपरेट हो रही है, उसे हम कंडेंस करके सेपरेट करते जा रहे हैं। तो पेट्रोलियम की सारी फ्रैक्शंस अलग हो जाएंगी। इसमें हम पेट्रोलियम को अप टू 400 डिग्री सेंटीग्रेड हीट करते हैं। जो वेपर्स बनते हैं उन्हें हम सेपरेट करते जा रहे हैं कंडेंसर की मदद से, और हर एक सेपरेटेड जो हमारे पास लिक्विड आ रहा है वो एक फ्रैक्शन के तौर पे इंडिकेट हो रहा है।
तो डिफरेंट फ्रैक्शंस इससे ऑब्टेन हो जाती हैं। तो ये सारा प्रिंसिपल है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। इसके बाद है क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। व्हाट इज मेंट बाय क्रैकिंग? क्रैक कहते हैं ब्रेक करना। अब इसकी नीड क्यों पड़ी, ये है क्या? हमारी जो वर्ल्ड वाइड पेट्रोलियम की या गैसोलीन, गैसोलीन कहते हैं पेट्रोल, जो वर्ल्ड वाइड नीड्स है ना वो बहुत ज़्यादा है, और हमें पेट्रोल जो पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है वो हमारी ओनली 20% नीड्स को फुलफिल कर सकता है। सिंपली अगर एक्सप्लेन करें तो जितनी गाड़ियां या जिस जिस पर्पज़ के लिए हम पेट्रोल यूज़ कर रहे हैं उनका ओनली 20% हमें पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ऑब्टेन होता है। अब बाकी सारे का सारा जितना भी पेट्रोलियम यूटिलाइज हो रहा है, पेट्रोल यूटिलाइज हो रहा है, वो हमें पेट्रोलियम से तो ऑब्टेन नहीं हो रहा। इसका मतलब है हमारी नीड्स तो कट डाउन हो जाएंगी। फिर हम क्या करते हैं कि लार्जर हाइड्रोकार्बन्स जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट गैसोलीन से ज़्यादा है, जिनकी कार्बन की चेन गैसोलीन पेट्रोल से ज़्यादा है, हम उन्हें ब्रेक डाउन कर लेते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स में, मींस गैसोलीन में। तो हमारी नीड्स गैसोलीन की फुलफिल हो जाती हैं। अब अगेन मैं एक्सप्लेन करने लगा हूं क्रैकिंग क्या है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। क्रैकिंग का मतलब है ब्रेक डाउन लार्जर हाइड्रोकार्बन्स की, जिनके लार्जर हाइड्रोकार्बन्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लार्जर है, उनको ब्रेक डाउन करना है लोअर हाइड्रोकार्बन्स में जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स कम है। तो मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि क्रैकिंग की नीड क्या है। क्रैकिंग की नीड क्या है कि हमें गैसोलीन जैसे चाहिए, ये हमें ऑब्टेन होता है पेट्रोल से, इसे पेट्रोल कहते हैं और ये पेट्रोलियम से ऑब्टेन होता है। हमारी नीड्स का 20% ओनली ये फुलफिल कर सकता है, बाकी 80% नीड हम कट डाउन तो नहीं कर सकते। सो हमने क्या मेथड अडॉप्ट किया, हमने लार्जर हाइड्रोकार्बन्स को ब्रेक किया जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हायर थे और उन्हें कन्वर्ट कर लिया गैसोलीन में। मीन्स लार्जर हाइड्रोकार्बन्स with high boiling points are converted into smaller hydrocarbons with less boiling points। जिनके less boiling point होंगे वो जल्दी से evaporate होंगे, वो more volatile consider होते हैं। This process is known as cracking। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल हमारे पास है एक अल्केन है 16 कार्बन वाला हेक्साडिकेन। हेक्साडिकेन को हमने हाई टेम्परेचर पे हीट किया और इसे हमने 7 कार्बन वाले कंपाउंड हेक्सेन में कन्वर्ट कर लिया, साथ इसके इथीन और प्रोपीन प्रोड्यूस हुए। अब लार्जर हाइड्रोकार्बन था 16 हाइड्रोकार्बन्स वाला, इसका ऑटोमेटिकली बॉइलिंग पॉइंट भी हायर था। जब इसे हमने ब्रेक डाउन किया तो इससे लोअर चेन प्रोड्यूस हुई और लोअर चेन का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो गया। ये प्रोसेस कहलाया क्रैकिंग। तो क्रैकिंग की डेफिनेशन क्या हुई, प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग लार्जर हाइड्रोकार्बन्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट। जैसे हेक्साडिकेन हीट किया 700 डिग्री सेंटीग्रेड पे, हेप्टेन प्रोड्यूस हुआ, अल्कीन मींस इथीन प्रोड्यूस हुआ और प्रोपीन। अब इसकी नीड क्यों है ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से 20% गैसोलीन है, डिमांड हाई है, सो हम क्रैकिंग का प्रोसेस यूटिलाइज करते हैं। 3 मेन टाइप्स हैं क्रैकिंग की। थर्मल क्रैकिंग नेम ही इंडिकेट कर रहा है बेटे कि इसमें हाई हीट यूटिलाइज होगी, हाई टेम्परेचर यूटिलाइज होगा। स्टीम क्रैकिंग नेम इंडिकेट कर रहा है कि इसमें स्टीम यूटिलाइज होगी, मींस वाटर को हाई टेम्परेचर पे हमने स्टीम में कन्वर्ट किया हुआ है और ये ब्रेकिंग का काम करेगा हाइड्रोकार्बन्स की। कैटालिटिक क्रैकिंग, इसमें कैटालिस्ट यूटिलाइज होंगे। पहला है थर्मल क्रैकिंग, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि हाइड्रोकार्बन्स विद हाइड्रोकार्बन्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट्स, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हैं उन्हें हम ब्रेक कर लेते हैं लोअर हाइड्रोकार्बन्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स बाय हीटिंग एट हायर टेम्परेचर अप टू 1100 डिग्री सेंटीग्रेड और 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इस प्रोसेस में लार्जर हाइड्रोकार्बन्स लोअर में कन्वर्ट तो हो जाते हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन ऑब्टेन नहीं होता। सो इस मेथड से हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट्स आती है ना, इथीन प्रोपीन वगैरह, वो अच्छी क्वालिटी की होती है, उन्हें हम सिंथेटिक पर्पसेस में यूटिलाइज कर लेते हैं। दूसरा प्रोसेस है बेटे स्टीम क्रैकिंग। इसमें भी हम ब्रेक डाउन करते हैं लार्जर हाइड्रोकार्बन्स की जिनके हाई बॉइलिंग पॉइंट्स हैं इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट बाय मिक्सिंग विद स्टीम एट 900 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये स्टीम अपनी हाई एनर्जी ने प्रोवाइड करके ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती है। इसमें भी हमें अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन नहीं मिलता,
बाय प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी की मिलती हैं, उन्हें हम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में यूटिलाइज कर लेते हैं। कैटालिटिक क्रैकिंग, इसमें भी ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर हाइड्रोकार्बन्स विद हाई बॉइलिंग पॉइंट्स इनटू स्मॉलर हाइड्रोकार्बन्स विद लो बॉइलिंग पॉइंट्स at lower temperature of approximately 500 डिग्री सेंटीग्रेड by the use of catalyst। अब हमने टेम्परेचर जहां पे पहले 1300 था, फिर स्टीम की फॉर्म में 900, अब कदरे लोअर टेम्परेचर है 500, बट इसमें कैटलिस्ट यूटिलाइज हुआ है। कैटलिस्ट, इसमें 3 कैटलिस्ट का कम्बिनेशन यूज होता है, Al2O3 एल्यूमिना, SiO2 सिलिका, Cr2O3 क्रोमीना। ये कैटलिस्ट का कम्बिनेशन यूज होता है कैटालिटिक क्रैकिंग में, जो हमें गैसोलीन प्रोड्यूस करता है और इससे अच्छी क्वालिटी का गैसोलीन ऑब्टेन होता है। ये हमारी नीड्स पूरी करने में हेल्पफुल है। तो इट मीन्स यहाँ पे ये बात इंपॉर्टेंट है कि लोअर टेम्परेचर पे कैटलिस्ट का कम्बिनेशन यूटिलाइज होता है और इसी से गुड क्वालिटी गैसोलीन ऑब्टेन होती है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था कैटालिटिक क्रैकिंग तक।